सो हेलो एवरीवन, दिस इज कमल मेकिंग दिस वीडियो। और काफ़ी दिन बाद दोबारा से वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ में। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा ट्रिप पे चले गए थे। और बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक और चैनल है हमारा लॉर्ड अल्टो डायरीज करके, उसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना। हम ट्रिप पे गए थे मनाली, कैसा रहा। तो आज शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3। और इसमें हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे बिजनेस को अफेक्ट करता है, किस तरीके से असर डालता है। तो इससे पहले छोटी सी एक स्टोरी शुरू करना चाहूँगा आप सभी के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरा तरीका यही है जिसमें मैं स्टोरीज के थ्रू पढ़ाता हूँ। ठीक है। अब एक किसी ने कहा कि ना, अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो ग्रामर पे ध्यान दो, ग्रामर बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश बोलना आने के लिए, लिखने के लिए कितनी ग्रामर आने ज़रूरी है, तो आप बोलोगे सर कितनी ग्रामर, क्या है कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना है। तो चलो मैं आपको एक क्राइटेरिया देता हूँ। 100% में से कितनी परसेंट ग्रामर आना ज़रूरी है फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। जनरली बच्चे आंसर करते हैं सर 80%, कोई कहता है 50%, कोई कहता है 60%। इस तरीके से बच्चे नंबर्स बोलते हैं। कोई कहता है 80% ज़रूरी है, कोई कहता है 60% ज़रूरी है। कोई कोई बच्चा ऐसा भी है जो कहता है 100% ज़रूरी है। ज़्यादा जो बच्चे बिहार से हैं वो बोलेंगे 100% ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी खुद बिहार से ही हूँ। बिहार में ग्रामर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंग्लिश बोलनी आए ना आए, ग्रामर पे कमांड होना ज़रूरी है। ये बिहारियों का फंडा होता है। ठीक है। तो अगर मैं कहूं व्हाट इफ आई से कि ग्रामर इज ओनली 0% इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, तो बिलीव कर पाओगे? और बीच में थोड़ा सा पॉज, आप बोलोगे सर हम तो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने आए थे, आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हो। लिंक है, बस 5 मिनट मेरे को दे दो, आपको पता लग जाएगा लिंक क्या है। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इंग्लिश बोलना आने के लिए 100 भी नहीं, 80 भी नहीं, 20 भी नहीं, और इवन 10% भी ग्रामर की जरूरत नहीं है। ग्रामर 0% इंपॉर्टेंट है। तो बिलीव करोगे? नहीं करोगे। क्यों? मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बस 5 मिनट दो, आपको आपके खुद के मुंह से बुलवाऊंगा मैं। एग्जांपल, आप जहां भी पैदा हुए थे, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में पैदा हुए थे, तो दिल्ली में आप किस एज में ठीक ठाक हिंदी बोलना आपने शुरू कर दिया था? तो आप बोलोगे सर 3 साल, 3 इयर्स में। मैं बोलता हूँ चलो 4 साल, नहीं चलो एक काम करते 5 साल, चलो एक काम करते 6 साल लगा लेते हैं यार। तो 6 इयर्स की एज में आप बहुत बढ़िया फ्रीक्वेंट, बहुत स्मूथ हिंदी बोल रहे होगे। ठीक है, फ्लुएंट बहुत। जैसे मेरी खुद की छोटी वाली बेटी जो है वो 6 साल की है, बहुत बढ़िया हिंदी बोलती है, एक नंबर। तो अब बताओ मेरे को, 6 साल की एज में क्या आपको या मेरे को, जब मैं खुद 6 साल का था, या मेरी बेटी को क्या ढंग से हिंदी लिखनी भी आती है? हिंदी के लेटर्स लिखने आते होंगे, क ख ग घ वगैरह लिखना आता होगा, एक या दो अक्षर के शब्द आते होंगे, लेकिन क्या प्रॉपर तरीके से हिंदी स्मूथली पूरे पैराग्राफ पढ़ना आता है क्या? नहीं आता होगा, मुझे पक्का है कि नहीं आता होगा। कोई एक्सट्रीम इंटेलिजेंट तो बात अलग है। और चलो मान लो कोई एक्सट्रीम इंटेलिजेंट है, उसको पैराग्राफ पढ़ना आता है, तो क्या उसे हिंदी की व्याकरण आती है क्या? नहीं आती ना। तो जब एक 6 साल के बच्चे को हिंदी की व्याकरण ढंग से नहीं आती, उसके शब्द ढंग से नहीं आते, अक्षर का अता पता नहीं है, तो बच्चा हिंदी बोल कैसे पा रहा है? ठीक है। आंसर आपको अच्छी तरीके से पता है। एक और एग्जांपल, मान लो जब आप पैदा हुए थे, आपके पैदा होते ही आपके पेरेंट्स की जॉब लग गई लंदन में। आपके पेरेंट्स आपको ले गए लंदन पैदा होते ही। ठीक है। तो वहां पर आप 6 साल की एज में कौन सी भाषा बोल रहे होगे? भोजपुरी तो नहीं बोल रहे होगे, हिंदी तो नहीं बोल रहे होगे, कौन सी भाषा बोल रहे होगे? इंग्लिश बोल रहे होगे। तो क्या 6 साल के बच्चे को क्या ग्रामर आती है? चलो इंग्लिश हल्की फुल्की पढ़नी आती होगी, क्या उसे ग्रामर आती है? प्रिपोजिशंस, मोडाल्स आती है क्या? क्या अंग्रेज लोग ऐसा करते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं प्रिपोजिशन बोल, मोडाल्स बोल, ये सब बोल? ऐसा तो नहीं होता। वहां पर भी नॉर्मल नॉर्मल जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश है। तो बेसिकली वहां का बच्चा इंग्लिश कैसे बोल पा रहा है, और इंडिया का बच्चा, दिल्ली का बच्चा हिंदी कैसे बोल पा रहा है? और अगर साउथ इंडिया चले जाओ तो कन्नड़ या तेलुगु कैसे बोल पा रहा है? बिकॉज पेरेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। इंडिया में पेरेंट्स आर स्पीकिंग हिंदी, नेबर्स आर स्पीकिंग हिंदी, रिलेटिव्स आर स्पीकिंग हिंदी, फ्रेंड्स आर स्पीकिंग हिंदी, सो एवरीबडी इज स्पीकिंग हिंदी। तो ये किसकी वजह से हो पाया? एनवायरमेंट की वजह से हो पाया। तो वैसे ही अमेरिका में क्या है, चाहे लंदन में क्या है, पेरेंट्स इंग्लिश बोल रहे हैं, परिवार इंग्लिश बोल रहा है, रिलेटिव इंग्लिश बोल रहे हैं, रिश्तेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, सब इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली बच्चा कौन सी भाषा सीखेगा? इंग्लिश सीखेगा। तो इंग्लिश कैसे आ गई? पता है उसका आंसर क्या है? आंसर आप सभी के सामने में, आपने नोटिस नहीं किया, इसे कहते हैं एनवायरमेंट, इसे कहते हैं एटमोस्फेयर, इसे कहते हैं सराउंडिंग। तो अब ये सोचो कि एक बच्चे को पालने के लिए, उसकी नर्चरिंग के लिए, उसके उसको प्रिपेयर करने के लिए एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उसे लंदन ले जाओगे तो इंग्लिश बोलेगा, उसे दिल्ली की किसी हाई सोसाइटी में रखोगे तो इंग्लिश बोलेगा, नॉर्मल सोसाइटी में रखोगे तो नॉर्मल हिंदी बोलेगा, और किसी बिल्कुल लोअर सोसाइटी में ले जाओगे, जे जे कॉलोनी टाइप में ले जाओगे, तो वहाँ गालियाँ सीख रहा होगा। राइट? गालियों को मीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन गालियाँ सीख रहा होगा। वाई? बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट।
तो जब एक इंसान के लिए बिजनेस, एक इंसान के लिए एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, तो सोचो बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट एक बिल्कुल एक किसी ह्यूमन की बॉडी में किसी ह्यूमन की बॉडी में ब्लड की तरह काम करता है। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे बिजनेस होगा, राइट, अंडरस्टूड। एक स्टमक की तरह काम करता है, कह सकते हैं कि जो हम खाते हैं वैसे ही हम दिखते हैं, राइट, वैसे ही हम बोलते हैं वही हम होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। जितना एक इंसान की लाइफ में एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, उतना ही बिजनेस के लिए भी एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन सा इंटरनल होता है, कौन सा एक्सटर्नल होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फीचर्स है, एनवायरनमेंट को जानना क्यों जरूरी है, और किस तरीके से बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पता लग गया होगा कि एनवायरनमेंट प्लेज अ पिवोटल, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द बिजनेस। ओके, तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ में। तो पहले है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। मैंने बहुत सिंपल सा लिखा है, मेरा खुद का लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ये वो फोर्सेस होती है जो बिजनेस के अंदर वाली फोर्सेस है, और बिजनेस की बाहर वाली फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है कि बिजनेस में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। ठीक है, बुक में जाओगे तो खाली वहां पे एक्सटर्नल लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटरनल को भी मार्क किया, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल भाई 2002 का मान लो कि सन 2002 चल रहा है, 2002 चल रहा है, आपकी फैक्ट्री बढ़िया काम कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, एक नंबर काम चल रहा है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बिक रहा है, लेकिन सरकार आई अचानक से कहती है कि भैया देखो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, फैक्ट्री बंद। क्या कर लोगे, सरकार के खिलाफ चले जाओगे क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही एग्जांपल है कि सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन एक बाहर से फोर्स आई जिसे हम लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं, एक्सटर्नल है, मैक्रो है, लीगल है, ये आगे बात करेंगे। सिंपल सी बात, सरकार की एक फोर्स आई कि भैया बिजनेस को बंद कर, मतलब बंद कर, यहां से उठा, फरीदाबाद निकल जा, गुड़गांव निकल जा, वहां जाके काम कर रही हो, राइट। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल है। जैसे आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट होता है घर के बाहर का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वैसे बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट है, फोर्सेस है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और इंटरनल एक्सटर्नल का एक बढ़िया एग्जांपल पता है क्या दूं? जैसे आपके घर में का एनवायरनमेंट आप मेंटेन कर लोगे, सारे अच्छे से बात करेंगे, कोई गाली गलौज नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा, बदतमीजी से किसी से बात नहीं किया जाएगा, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट तो खराब है ना। तो बाहर का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली आपके बच्चे पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा लो, राइट, समझ गए। तो वैसे बिजनेस के लिए अंदर और बाहर दोनों तरीके का एनवायरनमेंट होता है, सब डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, कंस्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस को रोकता भी है एनवायरनमेंट, और बिजनेस को नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, आगे डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है, बाय एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट प्लेज पिवोटल यानी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, इट क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी टू अर्न। कई कई बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा बनता है कि कमाने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। मैं बड़ी एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं अभी मनाली से होकर के आया हूँ। मनाली में हम लोग काफी देर जाम में फंसे रहे, करीब करीब 12-13 घंटे के लिए। तो मैंने वहां देखा कि एक इंसान आया चाय बेचने के लिए, उससे बहुत सारी हॉट वाटर बॉटल ले रखी थी, और उसमें वो चाय बेचा था जाम में जो लोग फंसे हुए थे। और देखो जाम में जो फंसा होगा, हर किसी को चाय मट्ठी चाहिए तो उस बंदे ने 20 रुपए की चाय दी, बढ़िया चाय थी, बंदे में कोई क्वेश्चनिंग नहीं करूंगा मैं, बहुत बढ़िया इंसान था। 20-20 रुपए की चाय बेचा था, और जिस हिसाब से गाड़ी का 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, हर गाड़ी वाला 4-4 6-6 चाय खरीद रहा था। हर किसी ने अगर 2-2 4-4 चाय भी खरीदी, हजारों गाड़ियां हैं, मुझे लगता है कम से कम उस दिन वो 1000 चाय बेच के गया होगा। और 1000 चाय मल्टीप्लाइड बाय, वो एक चाय कितने की बेच रहा है, 20 रुपए की बेच रहा है, 20,000 रुपए का उसका रेवेन्यू हो गया। खर्चा कितना होगा, बहुत होगा तो 5,000 रुपए, देखो 15,000 रुपए की दिहाड़ी बना गया। तो ये कैसे हो पाया, ये बिजनेस ने, ये बर्फबारी हुई, उसने अपॉर्चुनिटी दी, नेचुरल एनवायरनमेंट, उसने अपॉर्चुनिटी दी कि वो इंसान कमा सके। तो कोई एक दिन में 15,000 कमा के, कम से कम 15,000 रुपए कमा के घर गया होगा, राइट। किसकी वजह से हो पाया, एनवायरनमेंट की वजह से हो पाया। ठीक है, आगे की बात करेंगे। तो एनवायरनमेंट हमें कमाने की अपॉर्चुनिटी भी देता है, और ये हमें रीजन देता है बिजनेस फेलियर का। किसका, बिजनेस फेलियर का रीजन भी ये बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पहले फीचर्स देखते हैं जरा एक बार। ओके, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स मतलब क्या, प्रॉपर्टीज, उसकी पहचान। मैंने पिछली क्लास बताया था ना फीचर्स, कि किन चीजों से उसकी पहचान होती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है, प्लस इंटरनल भी है, मैंने अपनी साइड से ऐड किया है। तो इंटरनल फोर्स बिजनेस को अफेक्ट डालती है, एक्सटर्नल फोर्स बिजनेस को अफेक्ट डालती है। एग्जाम्पल, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सरकार को कोई पंगा नहीं है, कोई लीगल एनवायरनमेंट नहीं आया, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया, कस्टमर बढ़िया, सरकार बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था। अचानक से आपने कहा भाई आज से हमने एक पॉलिसी लेकर के आए हैं,
नो रिफंड पॉलिसी या नो एक्सचेंज पॉलिसी। मान लो आपकी जैकेट्स की, कपड़ों की दुकान है और आपने कहा नो एक्सचेंज पॉलिसी। अब आपको पता है कि कपड़े का काम एक ऐसा काम होता है जिसमें एक्सचेंज करना पड़ता ही पड़ता है। हर कोई इंसान ट्रायल रूम में जाकर के कपड़े उतार के कपड़े ट्राई करने में कंफर्टेबल नहीं होता। हर किसी को अपना घर चाहिए होता है। मैं कभी भी किसी चेंजिंग रूम में ट्राई नहीं करता, ठीक है। तो अब कपड़े की समस्या क्या है कि कपड़ा, कोई लेडीज है कोई फीमेल है, वो कपड़ा वहां ट्राई नहीं करना चाहती, वो घर लेके गई, कपड़ा ट्राई किया, उसको समझ में नहीं आया, वो एक्सचेंज करने के लिए आई, आपने कहा नो एक्सचेंज पॉलिसी। आपने अचानक से बना दी, पता नहीं आपको मन दिमाग खराब था, आपने कर दिया। उस औरत ने खूब हंगामा किया और कपड़ा फेंक के चली गई। और ऐसी 2-4 कस्टमर्स के साथ हुआ और अचानक से किसी ने आपकी रील बना दी और डाल दी कि देखो ये बहुत फेमस कपड़े वाला है, लेकिन कपड़ा एक्सचेंज नहीं करता। रिटर्न तो बहुत दूर की बात, एक्सचेंज नहीं करता। वो रील वायरल हो गई और सबने आपकी शॉप पे आना छोड़ दिया। देखो एक छोटी सी पॉलिसी, एक छोटा सा डिसीजन, उसने आपके बिजनेस को बर्बाद कर दिया। तो सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं। और ये जो पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन है, बिजनेस का इंटरनल अपना अंदर का खुद का एनवायरनमेंट है, खुद का डिसीजन था। तो ना चाहते हुए फाइनली आपको डिसीजन वापस लेना पड़ा ताकि आपका काम अच्छे से चल सके, ठीक है। तो बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल भी फोर्सेस होती है और इंटरनल फोर्सेस भी होती है। एक्सटर्नल बिजनेस के बाहर वाली, इंटरनल बिजनेस के अंदर वाली। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अगर कोई भी चीज मेरे बिजनेस पर असर डालती है, खाली मेरे बिजनेस पे, जैसे आपने बताया ना, मैंने कहा ना आपके कपड़े की दुकान है, आपने कहा नो एक्सचेंज नो रिटर्न, तो इससे आपका बिजनेस बर्बाद होगा। ये स्पेसिफिक फोर्स है। कल को सरकार एक नियम लेके आ गई, कपड़े बेचना अलाउ नहीं है, मान लो कुछ ऐसा हो गया, सरकार ने कहा पॉलिस्टर के कपड़े पहनना अलाउ नहीं है, बेचना अलाउ नहीं है, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक का होता है। तो उसकी वजह से आपका पॉलिस्टर का काम तो पूरा बिजनेस ठप हो गया। उसे बोलते हैं जनरल फोर्सेस। जैसे कोरोना टाइम पे सारे कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए थे, वो थी जनरल फोर्सेस, राइट। और मान लो मेरी खुद के डिसीजन की वजह से मेरे को कहीं कोचिंग सेंटर बंद करना पड़ा, वो है स्पेसिफिक फोर्सेस, जो सिर्फ मेरे बिजनेस को असर डाले, जो सबके बिजनेस को असर डाले। स्पेसिफिक मेरे, जनरल सबके लिए, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, ये कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। आप इसको ना पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैंने प्रेडिक्ट कर लिया ऐसा हो गई होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये हमेशा अनसर्टेन होता है, कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पर। ये बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी इस बात की गारंटी दे ही नहीं सकता कि सोना ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कल सोना 184 था और हमारे यूनिवर्सिटी में लोग बात कर रहे थे, मैंने देखा था स्टाफ को बात करते हुए कि आज तो 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। और आज डेट हो रही है, आज डेट है 31 दिसंबर और शाम के हो रहे हैं 9:30 और अभी सोने का रेट है 1,64,000, 20,000 उल्टा गिर गया। तो जिन लोगों ने सोने में लगाया था ये सोच के बढ़ेगा, उल्टा उनका तो घाटा हो गया, राइट। तो ये हमेशा अनसर्टेन होता है और ये इंटर रिलेटेडनेस होती है। जैसे मान लो आपका गाड़ी बनाने का काम है, कार बनाने का, कार में चिप्स लगती है, चिप्स यानी कि बहुत छोटी छोटी प्लेट होती है, वो ताइवान से बन के आती है। ताइवान में लॉकडाउन लग गया, वहां से चिप नहीं आ रही और आपके यहाँ पे गाड़ी का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो इसे कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, अगर कहीं पे कोई फॉल्ट होगा तो उसका असर आप पे भी आएगा। जैसे हमारे कोचिंग सेंटर का काम है, अब हमारे पे असर कैसे आया कि ये करोल बाग वगैरह में जो है कोचिंग सेंटर्स में आग वगैरह लग गई, दिक्कत वगैरह हो गई, कुछ हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इफेक्ट हम सब पे आ गया। अचानक से सरकार जागी, सरकार ने कहा भाई कोचिंग में पढ़ाना ही अलाउ नहीं है। कहीं पर 50 से ऊपर बच्चे बैठते हैं, उसको कोचिंग सेंटर माना जाएगा और वहां पर क्या है 16 साल से कम के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, तो सब पे असर आ गया। इसे बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वैसी बिजनेस एनवायरनमेंट की हमारे बिजनेस में, दुनिया के सारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो मैं इसको एक सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा अपनी साइड से। सबसे पहले तो ये वार्निंग सिग्नल देता है। देखो मैं इसके लिए कॉमन एग्जांपल लेके चलूंगा। 1999 में दिल्ली गवर्नमेंट को अचानक से याद आई कि पोल्यूशन बढ़ गया और दिल्ली गवर्नमेंट ने अचानक से सारी की सारी डीजल बसेस बंद कर दी। तो अब हुआ क्या, मान लो हमारा ट्रांसपोर्टर है जिसकी सेटिंग है दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार के मंत्रियों से, उसे पहले ही बता दिया 6 महीने पहले कि भाई बसेस बंद होने वाली है, डीजल वाली सारी बसेस सीएनजी की चलेंगी। तो पहले ही हमें वार्निंग सिग्नल मिल गया कि ऐसा होने वाला है। तो हमने पहले से अपनी सारी बसेस को कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया डीजल से सीएनजी में। ऊपर से जब हमारी बसेस पहले कन्वर्ट हुई है तो हुआ क्या, जब अचानक से सरकार नियम लेके आई है तो सड़क पे सारी बसेस बंद है लेकिन हमारी बसेस चल रही हैं कि हमारी सीएनजी की बसेस है। तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, सबसे पहले डिसीजन लेने का एडवांटेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हमने क्या किया, अपना खुद का एक वर्कशॉप खोल दिया सीएनजी और डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट करने का बसेस को, तो हमें उसका बेनिफिट मिल गया, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, एनवायरनमेंट में जो तेजी से बदलाव होते हैं उनको उनसे मुकाबला करने में बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है,
जो होने वाला होता है उसको पहले से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि लगभग लगभग वैसा हुआ है तो हमें हेल्प मिलती है। कुछ भी होने वाला है उसके पहले से तैयारी करके चलना, ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आगे कल को बिजनेस के आगे कल को एनवायरनमेंट में कुछ होने वाला है, सरकार को डिसीजन लेने वाली है, कुछ बदलने वाला है, तो उसके लिए हम पहले से ही अपने उसी के हिसाब से पहले से प्लानिंग कर लेंगे, पहले से पॉलिसी बना लेंगे कि क्या कैसे करना है, क्या कैसे प्लान करना है, ठीक है। हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, तो हमें पहले से पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होने वाला है, बिजनेस में ऐसा होने वाला है, सरकार जो है सरकार एक नया नियम लाने वाली है, सरकार जीएसटी नाम का नया नियम लाने वाली है। सन 1 जुलाई 2017 को सरकार ने जीएसटी लॉन्च कर दिया। अब क्या हुआ है, इंप्लीमेंट कर दिया। जिन लोगों को पहले से पता था ऐसा होना है तो उन्होंने पहले से अकाउंटेंट को भेज के जीएसटी का एक्ट सिखा दिया। अब उनके बिजनेस स्मूथली चल रहे हैं क्योंकि उनको जीएसटी पहले से आता है। लेकिन जिन लोगों के बिजनेस वालों ने पहले से तैयारी नहीं करी, अपने बंदे को ट्रेन नहीं किया, अपने अकाउंटेंट को ट्रेन नहीं किया, उनका बिजनेस अचानक से रुक गया, समस्या आना शुरू हो गई, दिक्कतें शुरू हो गई, जीएसटी के डिपार्टमेंट से नोटिस आना शुरू हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो पहले ही जान लेने से क्या मिलता है, फायदा मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क यानी सिंपली मींस कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक इंटरनल बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल होता है जो बिजनेस के बाहर का होता है। अंदर का जो पूरा एनवायरनमेंट होता है हमारा, पूरा हमारे कंट्रोल में होता है। किसमें होता है, पूरा हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बुक में लिखा हुआ है, ध्यान सुन लो ये मेरी बात, बुक में लिखा हुआ है कि देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहा हूं। एक्सटर्नल का माइक्रो जो होता है ना, हमारे मॉडरेट कंट्रोल में होता है। किसमें होता है, मॉडरेट या पार्शियल कंट्रोल में होता है। किसमें होता है, पार्शियल, यानी कुछ हमारे कंट्रोल में, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैक्रो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होता। आगे जाकर चल के एक एक को समझेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि कैसे कौन सी चीज कंट्रोल में है, कौन सी चीज कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। पहला, इंटरनल एनवायरनमेंट। ये क्या है, हमारे पूरी तरीके से किसमें है, कंट्रोल में है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना। मैंने अभी बताया ना, नो रिफंड नो एक्सचेंज, नो रिफंड नो एक्सचेंज पॉलिसी। आपने कपड़े की दुकान खोली है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको पता नहीं माथा घूम गया, दिमाग घूम गया, आपने कहा कि चलो भाई नो एक्सचेंज पॉलिसी। नो रिफंड चलो फिर भी समझ में आता है कि कोई सामान लेके गया है, पैसे वापस क्यों करे। सामान नहीं समझ में आ रहा, कोई कपड़ा नहीं समझ में आ रहा, तो छोटे बड़े साइज का कोई और कपड़ा ले लो, ठीक है। तो आपने कह दिया नो एक्सचेंज, अब एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, उसके हिसाब का बिजनेस डूब गया। तो ये आपके बिजनेस का अंदर का खुद का प्लान था जी, आपने ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों। ह्यूमन रिसोर्सेस, आपके पास कैसे इंप्लॉय काम कर रहे हैं, आपके खुद के कंट्रोल में है, ठीक है। अगर बढ़िया इंप्लॉय रखोगे, अच्छे से तमीज से बात करेंगे, तमीज से डील करेंगे, तो कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पैसा तो खुद इंतजाम करोगे ना अपने बिजनेस के लिए आप, ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज, यानी कि आपके मार्केट में इमेज कैसी है, जैसी इमेज होगी वैसा काम होगा। अगर किसी ने रील बना के आपको बदनाम कर दिया तो भी आपका काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। प्लांट्स एंड मशीनरी हमारे खुद के कंट्रोल में है। भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी लाएंगे, ज्यादा काम चलेगा। लेबर मैनेजमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसा ही है कि आप लेबर्स को, अच्छे एम्प्लॉयज को बना करके रखो। मैंने बताया था ना पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अगर कोई बढ़िया इंप्लॉय, अच्छा इंप्लॉय से बना करके रखो, तो बस वैसे ही है कि यहाँ पर लेबर से बना के रखनी है। लेबर अच्छा है तो उससे काम करवाते रहना है, उसे जाने नहीं देना है। रिलेशनशिप, हाउ वेल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज गेट अलोंग। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी विद स्ट्राइक्स एंड हैप्पी वर्कर्स, विद नो स्ट्राइक्स एंड हैप्पी वर्कर्स। अगर किसी कंपनी के वर्कर हैप्पी है, वहां पर स्ट्राइक्स नहीं है, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बूम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये सारे हमारे कंट्रोल के अंदर में होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पर होगा कस्टमर्स, नहीं कस्टमर्स एक्सटर्नल में आ जाएगा, सॉरी फॉर दिस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें क्या है, एक्सटर्नल माइक्रो क्या है, पार्शियल कंट्रोल में है। किसमें है, पार्शियल कंट्रोल में है हमारे। कुछ हमारे कंट्रोल में, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कस्टमर्स हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, देखो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। कस्टमर लोग कहते हैं कंट्रोल में नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कंट्रोल में है। पूछो कैसे, हैवी डिस्काउंट्स दे दो, अपने भागे भागे आ जाएंगे। कस्टमर्स भी आएंगे और जो नॉन कस्टमर्स है, दूसरे ब्रांड के कस्टमर है, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। कंपटीटर्स हमारे थोड़े मोड़े कंट्रोल में होते हैं। पूछो कैसे, अगर मैंने अपने ट्यूशन की फीस सस्ती रखी है तो मेरे कंपटीटर को भी सस्ती रखनी पड़ेगी, मजबूरी है। वो बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं रख सकता, बहुत ज्यादा गैप नहीं रख सकता, ठीक है। सप्लायर्स कैसे कंट्रोल में होते हैं,
इनको टाइम पे पेमेंट कर दो, ये आपके कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। पब्लिक, अब बोलोगे सर पब्लिक और कस्टमर तो सेम होता है। पब्लिक कहते हैं टोटल 140 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें से हमारे कस्टमर कितने हैं, हमारे कस्टमर सिर्फ 10 लाख लोग हैं, ठीक है, तो जो हमारा सामान इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक क्या है, पब्लिक वो लोग होते हैं जो आपके कस्टमर हो ना हो लेकिन बिजनेस को बदनाम करने के लिए आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, एक आशीर्वाद आटा था, तो उसको किसी लेडी ने कहा, उसकी एक वीडियो बनाई किसी लेडी ने कि देखो इस आटे में प्लास्टिक है, देखो उसको पानी में डालते हैं, गूंदने के बाद में तो ये टूट नहीं रहा है, ये पिघल नहीं रहा आटे में डालने पे। तो होता क्या है बेसिकली, सिंपल वर्ड में बताऊं, ये वीडियो इतना वायरल हुई कि आशीर्वाद आटा वालों को एक वीडियो बना के डालनी पड़ी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी, कैंपेन चलाना पड़ा कि देखो जी आटे में होता है ग्लूको करके कुछ प्रोटीन होता है, ग्लूटेन प्रोटीन होता है जो चीजों को बाइंड करता है। अगर आटा सना हुआ है तो वो पानी में डालने पे ऐसे अलग अलग नहीं हो सकता, राइट। तो पब्लिक वो लोग होते हैं जो हमारे कस्टमर तो नहीं है लेकिन फिर भी बिजनेस को बदनाम कर रहे हैं, या तो नेम दे रहे हैं या तो फेम दे रहे हैं, यानी अच्छा नाम दे रहे हैं या तो बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो रील्स को शेयर करते हैं, वायरल कर देते हैं अचानक से, वो पब्लिक होती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो बात अलग है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आज के टाइम पे रील बनवाने में एक्सपर्ट हो, तो रील बनवा के अपनी इमेज को चमका सकते हो, जैसे कि राजनेता करते हैं, अंदर से क्या ही होते हैं लेकिन रील बनवाते हैं, फोटोज वीडियो खिंचवाते हैं और अच्छे अच्छे बन जाते हैं पब्लिक की नजर में, ठीक है। तो थोड़े मोड़े अमीर लोगों तो पब्लिक कंट्रोल में है, अमीर लोगों तो सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन आम लोगों, आम बिजनेस वाले हो तो पब्लिक कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। अब इसमें क्या क्या आता है, डेमोग्राफिक। अब आप ऐसे किसी कंट्री में गए हो जहां यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और आप वहां पे एडल्ट डायपर बेच रहे हो। एडल्ट डायपर क्या होता है, डायपर ही होता है, बुजुर्गों के लिए होता है। जैसे कि इंडिया एक जवान कंट्री है, यहाँ पर और यहाँ का कल्चर भी ऐसा है कि यहाँ एडल्ट डायपर को यूज नहीं करना चाहता, तो आप कितना भी अच्छा डायपर बनाओ बिकेगा ही नहीं, ठीक है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक्स। क्या होता है, एनवायरमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि एज, इनकम एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अ टॉय कंपनी टारगेटिंग एरियाज विद मेनी यंग फैमिलीज। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, अभी रिसेंट में क्या हुआ है, एक बाइक आई है, मेरे को बाइक का नाम नहीं याद आ रहा, बहुत बढ़िया कंपनी है, हाँ हीरो की विदा। इसने एक बाइक निकाली है बच्चों के लिए, जिसकी बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक निकाली है जिसकी कीमत 70,000 है। अब बताओ इंडिया में आपको क्या लगता है ऐसे कितने लोग होंगे जो बच्चों के लिए 70,000 रुपए की बाइक खरीदेंगे। 70,000 रुपए में तो अच्छी खासी नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी आ जाती है। तो एक आम इंसान क्या बोलेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लेता हूँ, बच्चे को भी सिखा दूंगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो उसके पैर ही पहुंच जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक्स। और वो बाइक मैं अभी बता दे रहा हूँ, हीरो की विदा कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक है, वो नहीं बिकेगी, इतनी पॉपुलेशन नहीं है इंडिया में हीरो की, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स से पढ़ते हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ जाता है। जैसे कोरोना के टाइम पे डिफ्लेशन आ गया था, नौ आजकल प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, सोने का भाव बढ़ रहा है, चांदी का भाव बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी का भाव बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन जो आपके बिजनेस को डिसाइड करेंगी कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे डिफ्लेशन का एक एग्जांपल देता हूं भाई, कोरोना टाइम पे क्या हुआ, डिफ्लेशन हुआ क्योंकि सारे काम धंधे बंद हो गए, सारे लोगों को बंद कर दिया गया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, घरों में बंद रहना पड़ा। ऐसे टाइम पे क्या हुआ, एक ढाबा खुला था, बॉलीवुड ढाबा, कहां पर, दिल्ली और जयपुर के एक्सप्रेस हाईवे पे। और मैंने लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही मैं घूम करके आया था, तो मैंने देखा था नया नया ढाबा खुला है। और उसके बाद जब मैं लॉकडाउन के बाद में दोबारा गया घूमने के लिए जयपुर, तो मैंने देखा वो बिल्कुल बंद हो गया था, टूट फूट गया था, बर्बाद हो गया था, बिल्कुल नया ढाबा। क्यों, क्योंकि भैया लॉकडाउन लग गया, डिफ्लेशन आ गया, सरकार ने 2 महीने लॉकडाउन रखा, उसके बाद में क्या, सरकार ने लोगों को जाने आने की परमिशन भी दी, लेकिन लोगों के पास पैसा इतना नहीं है कि वो बॉलीवुड ढाबा में जाएं, वहां पे 1000 रुपए खर्च करें, खाना पीना खाएं। तो वो होटल क्या हो गया, ढाबा क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आप अभी तक काम करवा रहे थे इंसानों से, वो कस्टमर केयर पे कॉल पे बात, अचानक से एआई आ गया, उसने इंसानों को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। या मान लो कि आप बेच रहे हो, जैसा नोकिया ने किया, आप नोकिया का ना कीपैड वाला फोन बेच रहे हो, और या फिर टच वाला बेच भी रहे हो, तो वो सक्सेसफुल बढ़िया था नहीं, एंड्रॉइड आ गया, उसने नोकिया को बर्बाद कर दिया। इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगला क्या है, लीगल एनवायरनमेंट। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था ना कि दिल्ली में सन 2000 के आसपास में, 2000 के आसपास में सरकार ने सारे फैक्ट्रीज बंद करवा दी, सारी बसेस बंद करवा दी। क्यों, क्योंकि भाई पोल्यूशन ज्यादा हो रहा था। अब आपकी फैक्ट्री सही चल रही है, काम सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, लोग बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन सरकार एक नया नियम ले आई कि भाई फैक्ट्री बंद करो। क्या कर लोगे, सरकार के नियम के खिलाफ थोड़ी ना चले जाओगे। इसे बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट।
जैसे जीएसटी आ गया, आप चेंज नहीं कर सकते उसे, ठीक है। फिर क्या है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अभी ये क्या है, आपको एग्जांपल या आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। ये बात है सन 2007 या 8 के आसपास की, 2010 की बात है। टाटा ने अनाउंस किया कि टाटा लॉन्च करेगी टाटा नैनो, 1 लाख की गाड़ी होगी, इसका प्लांट बनना था वेस्ट बंगाल में। अब प्लांट बन भी गया था, सब कुछ हो गया था। अचानक से ममता बनर्जी आई, ममता बनर्जी ने उसका खूब विरोध किया अपनी सरकार बनाने के लिए। यहाँ देखो उसने गलत काम किया था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर लैंड एक्विजिशन हो चुका है, यानी जमीन ऑलरेडी अधिग्रहण हो चुकी है, फैक्ट्री बन चुकी है, तो उसको ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से क्या हुआ अचानक से कि टाटा वालों को वहां से अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्री शिफ्ट करनी पड़ी गुजरात में, और मोदी ने जमीन दे दी। मोदी उसी टाइम पे हीरो बन गया दुनिया की नजर में, देखो कितना बढ़िया बंदा है, देखो सरकार कैसी कितनी बढ़िया सरकार है, बिजनेस को सपोर्ट करती है। उसकी वजह से क्या हुआ कि मोदी हीरो बन गया, ममता बनर्जी जो है लाइमलाइट में आ गई, उसको भी सरकार मिली, मोदी वो सीएम बनी, मोदी को पीएम बनने का मौका मिल गया, ठीक है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि सरकार है कैसी, सरकार बिजनेस के सपोर्ट में या बिजनेस के अगेंस्ट है। अगला क्या है कल्चरल एनवायरनमेंट, यहां तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास में। पूरी दुनिया में केएफसी नहीं, पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड्स फेमस है अपने बीफ बर्गर और हैम बर्गर के लिए। बीफ होता है गाय भैंस के मांस वाला बर्गर, और हैम बर्गर होता है सुअर के मांस से बना हुआ बर्गर। लेकिन इंडिया में ये जो हमारा बर्गर किंग है, सॉरी मैकडोनल्ड है, ये यहाँ पर इंडिया में ये बर्गर्स नहीं बेचता। क्यों? क्यों लोग खरीदेंगे नहीं? वो तो बहुत दूर की बात है। अगर पता लग गया ना फलाना ढिकाना ब्रांच में, दिल्ली की कनॉट प्लेस की ब्रांच में बीफ बर्गर मिलता है, हैम बर्गर मिलता है, सारे के सारे लोग पहुंच जाएंगे वहां पर हल्ला गुल्ला करने के लिए और आग लगाने के लिए, ठीक है। हिंदू भी पहुंचेगा, मुसलमान भी पहुंचेगा, ठीक है। तो इंडिया का कल्चरल एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ पर हैम और बीफ, ये सुअर और गाय भैंस का मांस मीट नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। पूरी दुनिया फेमस है मैकडोनल्ड इस चीज के लिए, हैमबर्गर बीफ बर्गर के लिए। लेकिन इंडिया में वो क्या बेच रहा है, मैक आलू टिक्की, मैक महाराजा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट ऐसा है, यहाँ का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर जो है वेजिटेरियन चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम पढ़ेंगे एनईपी के बारे में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था सुनो, छोटी सी स्टोरी है, सुन लो जल्दी से, आपके काम की है। बस एक सेकंड, ये थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है, जब ऑनलाइन वीडियो बन रही हो तो परेशान करता है, वैसे परेशान नहीं करता, वैसे बढ़िया काम करता है एकदम, ठीक है। तो एनईपी क्या है, देखो बात है 1989 की, लगभग यही साल था, मुझे एग्जैक्ट डेट के साथ स्टोरी याद नहीं, लेकिन स्टोरी याद है। इंडिया के पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्या आ गया? इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट यानी कि इंडिया का घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने ना आईएमएफ से लोन ले लिया 1 साल के लिए। आईएमएफ ने कहा कि चलो ठीक है, कब तक के लिए चाहिए, हमने कहा 1 साल में वापस कर देंगे। लेकिन 1990 आया, तब भी हमारा हाल बुरा ही चल रहा था। हम आईएमएफ के पास दोबारा से पहुंच गए, जी और लोन दे दो। आईएमएफ ने कहा पहले तो इंटरेस्ट दो, हमने कहा जी इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है, पहले हमें लोन दो कि हमारा बुरा हाल चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट यानी हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, इनकम बहुत कम है हमारे देश की, ठीक है। बजट चैप्टर पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, वहीं पर फिस्कल डेफिसिट के बारे में डिटेल में है इकोनॉमिक्स में। तो हुआ क्या कि आईएमएफ ने कहा ठीक है मैं आपको लोन दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, अपनी इकोनॉमी को सोशल से कन्वर्ट करके बना दो फ्री इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें किसी भी कंपनी को फुल फ्रीडम होती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वीपी नरसिम्हा राव की सरकार थी मेरे ख्याल से, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ना उस टाइम पे यूजीसी के हेड थे, उनको क्या बना दिया गया, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, और उनको बोला गया कुछ डिसीजन लो। तो उन्होंने डिसाइड किया ना हम सोशल रहेंगे ना फ्री इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, मिक्स इकोनॉमी। जिसमें क्या किया गया, सरकार ने कुछ सेक्टर्स अपने पास रखे इंपॉर्टेंट वाले, जैसे बिजली बनाना ये सब, और आर्मरी हो गया, रेलवे हो गया। लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए कि भाई आप कोई भी आम कंपनी गाड़ी बना सकती है, कपड़ा बना सकती है, ठीक है। और सरकार ने अपनी सारी फालतू की कंपनी जो कि कपड़ा बनाने की, गाड़ी बनाने की और अगड़म बगड़म कंपनी सी जो कि सरकार की नहीं होनी चाहिए थी, सारी प्राइवेट सेक्टर को बेच दी। इसे बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, 1991। इसमें 3 मेजर चेंजेस किए गए थे बेसिकली। क्या क्या चेंजेस मैं आपको बताता हूँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या क्या किया सरकार ने? लिबरलाइजेशन में सरकार ने क्या किया, अननेसेसरी फालतू नियम कानूनों को बंद कर दिया गया, कम कर दिया गया। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लूजनिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई ऑन द इकोनॉमी सच एज लाइसेंसिंग, कोटा, टैरिफ टू एनकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई टैरिफ हटाया, कोटा हटाया, लाइसेंसिंग हटाया, किस लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए। एग्जांपल क्या है इसका? अलाउिंग प्राइवेट एयरलाइंस लाइक इंडिगो टू ऑपरेट, इंडिगो को ऑपरेट करने की परमिशन मिली। एंडिंग द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एयर इंडिया,
सरकार ने कहा खाली सरकार की कोई एक ही इकलौती कंपनी नहीं होगी, कोई प्राइवेट कंपनी आ सकती है और बिजनेस कर सकती है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया, सरकार ने क्या किया, बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे सरकारी कंपनीज जो जो नेसेसरी नहीं है, जैसे गाड़ी बनाना, मारुति उद्योग, मारुति जो है सरकार की कंपनी थी, 1976 में बनी थी, ठीक है। सरकार ने कहा देखो मैं प्रैक्टिकल बात करूं, सरकार का काम गाड़ी बनाना नहीं है, ठीक है। गाड़ी बनाना किसका काम है, गाड़ी बनाना प्राइवेट सेक्टर का काम है। तो सरकार ने क्या किया, मारुति उद्योग के सारे शेयर्स बेच दिए, मारुति उद्योग प्राइवेट कंपनी को बेच दी, विदेशी इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी, इसे बोला गया प्राइवेटाइजेशन। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस और सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन में सरकार ने कहा देखो कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पूछताछ नहीं होगी। पुराने टाइम पे क्या था कि अमीर लोगों को, जैसे आम लोग अगर कुछ मंगवाते थे विदेश से तो उससे पूछा जाता था क्यों मंगवाया भाई, क्या काम है इसका यूज नहीं है, इसको अलाउ नहीं है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए खासकर। ग्लोबलाइजेशन आने से सरकार ने कहा इंपोर्ट भी जी भर के करो, एक्सपोर्ट भी जी भर के करो, खुल्लम खुल्ला करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आज यहां पर इंडिया में बैठे बैठे फोन पे आप किस पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी सामान मंगवा सकते हो, आपके घर तक आएगा प्रॉपर, सारा क्लियरेंस विलियरेंस सब कुछ करवाने का काम ऑनलाइन ऑटोमेटिक सब कुछ एजेंट्स करवा लेंगे। लेकिन पुराने टाइम पे इंपोर्ट करना बहुत बड़ा पहाड़ जैसा काम हुआ करता था, आम इंसान के तो बस की नहीं थी। आज आप चाहो तो एक जैकेट एक शूज तक विदेशी कंपनी से मंगवा सकते हो, जैसे Amazon.com क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए, Amazon.com से मंगवा लो, जो चीज Amazon.in पे नहीं मिल रही Amazon.com से मंगवा लो, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि पूरी पूरी दुनिया ही मार्केट बन चुकी है, ठीक है। अब इसे गुड और बैड इफेक्ट है शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी जो है टाइम काफी ज्यादा हो गया है, वीडियो काफी लंबी हो गई है। इसके पॉजिटिव एलपीजी के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी भी कहते हैं इसे, इसके फायदे नुकसान कहते हैं, देखो जरा एक बार। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पहली बात तो इजी टू स्टार्ट बिजनेस हो गया, दूसरा इंक्रीज इन कंपटीशन हो गया, पहले खाली डोमेस्टिक कंपनी थी, फॉरेन कंपनी भी आ गई, एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, विदेशी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुकी थी, एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रही थी इंडिया के अंदर में, वाइडर मार्केट एक्सेस, हमारे पास ज्यादा मार्केट का एक्सेस था, एक इंडियन पूरी दुनिया में कहीं से भी सामान खरीद सकता था, ठीक है। खाली इंडियन घटिया क्वालिटी के सामान नहीं खरीदते थे, विदेशी सामान भी खरीद सकते थे हम लोग, ठीक है। अब इसके देखो नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, टफ कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनी के लिए कंपटीशन बहुत टफ हो गया, जॉब इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि देखो नई टेक्नोलॉजी आई, मशीनें आई, उसके से इंसानों को रिप्लेस कर दिया गया, और प्रेशर हो गया इंप्रूव होने का। जो बुलेट कंपनी, जो रॉयल एनफील्ड की थी, जो बुलेट कंपनी बहुत घटिया क्वालिटी की बाइक बनाते थे, साइड स्टैंड लगाने पे तेल निकलता था, बहुत भारी थी, पावर नहीं थी, मेंटेनेंस हाई थी, उन पे प्रेशर आ गया बदलाव होने का, और आज रॉयल एनफील्ड इतनी बढ़िया कंपनी बन गई है कि उसकी बाइक खरीदने के लिए हमेशा पूरे टाइम वेटिंग रहती है, ठीक है। तो हम पे प्रेशर आया किस चीज का इंप्रूव होने का, हालांकि कुछ प्रेशर अच्छा होता है, कुछ प्रेशर बुरा होता है, कुछ प्रेशर से लोग इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी से प्रेशर आया कि बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, अगर सस्टेन करना है, अगर मार्केट में रहना है तो, ठीक है। तो आयोग की बस यहीं तक था, तो वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन इसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है, ये एक रिवीजन वीडियो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें मैंने सारे पॉइंट सब कुछ कवर कर दिया। इसमें करना क्या है, पहले आपको ये वीडियो देखनी है, फिर आपको बुक चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैंने इसके लिए जो है आर के सिंगला का इस्तेमाल किया है, रेफरेंस बुक। आप पहले इस वीडियो को देखो, फिर चैप्टर पढ़ो, फिर केस स्टडी पढ़ो, आपका काम हो जाएगा, ओके। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।